तो आपका स्वागत है डे 5 में ऑन आवर क्रैश कोर्स ऑन यूपीपीसीएस 2024। इसमें आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमें पता होता है कि एक अगर सरफेस है पानी का, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट अगर रख देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के आसपास हमारा सरफेस ऐसे बेंड होता है, जिसके बेंड होने की वजह से ये जो सरफेस एक फोर्स लगाता है इस तरीके से और एक एंगल पे लगाता है। इसका तो एक कंपोनेंट होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर देता है। तो ये जो फोर्स है ये है आपका सिग्मा फोर्स, यानी कि सरफेस टेंशन का फोर्स। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? जितना फोर्स लगा पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। पहली बात। दूसरी बात, क्या टेम्परेचर के चेंज करने पर इस पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। टेम्परेचर को आप बढ़ाइए तो आपका सिग्मा कम हो जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते रहेंगे तो सिग्मा कम हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सिग्मा जीरो हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर जहां पर सिग्मा जीरो हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं टी क्रिटिकल, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, बहुत इजीली हमको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला पॉइंट ये आपसे पूछेगा कि अगर आइडियल फ्लूइड है तो उसमें सरफेस टेंशन कितना होता है? तो याद रखिए हमेशा आइडियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन होता है 0। अगला पॉइंट ये है कि सरफेस टेंशन किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो हमें ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन डिपेंड करता है सबसे पहले टेम्परेचर पर, जो कि हम जानते हैं। दूसरी बात आपके फ्लूइड का मीडियम, यानी कि अगर पानी है तो अलग होगा, केरोसिन हो तो अलग होगा, हनी हो तो अलग होगा। जैसा फ्लूइड होगा उसी प्रकार से हमारा सरफेस टेंशन होगा। तो आपके फ्लूइड कैसा है उस पर डिपेंड करता है हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचना चाहता है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जब मिनिमम सरफेस एरिया होगा। तो मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए आपके लिक्विड का। तो हमेशा इसलिए सरफेस चेंज होता है और मिनिमम सरफेस एरिया की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बात होगी सरफेस टेंशन की। इस पे इसी से बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका एडहेसिव फोर्स और आपका कोहेसिव फोर्स। क्या होते हैं भाई कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स? अब लेट अस से आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये 1, एक ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट 1 भी मास है, ऑब्जेक्ट 2 भी मास है, दोनों में मास होता है। और जब भी आपका कोई मटेरियल होगा उसमें मास होगा, उसमें यानी कि उसमें मैटर होगा, तो मैटर बना होता है मॉलिक्यूल से। मैटर मॉलिक्यूल से बना होता है। अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, इसके मॉलिक्यूल्स को हमने ऐसे प्लस साइन से शो किए। ऐसे प्लस साइन वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे और नीचे जो है इसके जो हम लोग डॉट से शो करते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दो डॉट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उस तरीके से दो आपके ये प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि दोनों ही पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जब अपने ही पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। ठीक है, तो ये हो गया कोहेजन। व्हाट इज एडिशन? एडिशन का मतलब होता है कि ये जो प्लस है और ये डॉट है, ये जो सरफेस के इंटरफेस में यहाँ प्लस होगा उसके नीचे ऐसे डॉट होंगे ना, तो ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको बोलते हैं हम लोग एडिशन। ठीक है, तो हम लोगों ने सुना होगा कि फेविकॉल के बारे में सुना होगा। तो फेविकॉल एक एडेसिव है। एडेसिव लगा दीजिए इन दोनों के बीच में तो क्या बढ़ जाएगा? एडेशन फोर्स बढ़ जाएगा, यानी कि एक दूसरे से चिपक जाएंगे ये लोग। अट्रैक्शन फोर्स इसमें हाई हो जाएगा। तो आई होप एडेशन फोर्स क्या होता है हमको समझ में आ रहा होगा। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई एक चीज हमने देखा होगा कि एक ऑयल है, ये ऑयल है। ठीक है, ऑयल के अंदर ऐसे पानी के बुलबुले होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये पानी ले लेते हैं हम लोग H2O, पानी के ऊपर अगर ऑयल डालें तो ऐसे बुलबुले फॉर्म नहीं होते, ऊपर ऐसे स्प्रेड कर जाता है ऑयल। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जो ऑयल और वाटर है, ऑयल और वाटर है, इसके बीच का जो एडेसिव फोर्स होता है वो काफी कम होता है। एडेसिव फोर्स जो है वो काफी हद तक कम होता है। ठीक है, अब ये आपका पानी है, पानी के अंदर हम ऑयल डालते हैं। सी देखिए, ऑयल और ऑयल आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही कोहेसिव फोर्स है। तो एक होता है ऑयल और ऑयल का कोहेसिव फोर्स, एक होता है वाटर और वाटर का कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब हमने देखा है कि जो वाटर और वाटर का कोहेसिव फोर्स है वो आपके ऑयल और वाटर के एडेसिव फोर्स से ज्यादा है। तो इसलिए क्योंकि ये जो ऑयल, जो हम लोग बबल्स देख रहे हैं ऑयल के बीच में वाटर के, वो इसलिए है क्योंकि वाटर का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो एक स्फीरिकल शेप में रह सकते हैं। लेकिन जब हम ऑयल को वाटर के ऊपर डालते हैं, जैसे ये वाटर है, वाटर के ऊपर हमने ऑयल डाला, तो ऑयल का जो आपका कोहेसिव फोर्स है वो आपके एडेसिव फोर्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। कोहेसिव फोर्स कम होता है, इसलिए ये जो ऑयल है ये आपस में जो अट्रैक्शन है इसका कम है, इसलिए ऑयल इसको अट्रैक्ट कर लेता है और ये स्प्रेड हो जाता है। यही रीजन है कि जब हम वाटर के अंदर
ऑयल डालते हैं तो ऑयल ऊपर स्प्रेड करने लगता है, लेकिन हम लोग ऑयल के अंदर जब वाटर होता है तो वाटर ऐसे बबल के फॉर्म में ऑयल के अंदर आपको देखने में को मिलता है। इसका रीजन भी आपका कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स होता है। ये हम लोग को बात समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिलैरिटी। क्या होता है? कैपिलरी एक्शन समझ लीजिए। कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी, उसमें क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब होता है, पतला सा ट्यूब, लंबा सा ट्यूब, लेकिन काफी पतला, यानी इसका डायमीटर काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। जब इसको हम एक पर्टिकुलर लिक्विड में ऐसे इंसर्ट करते हैं, तो जिसमें भी इंसर्ट करते हैं ये लिक्विड इसके या तो ऊपर, इसके ऊपर राइज करेगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कैपिलरी ट्यूब हमने डाला और इस ट्यूब के अंदर ये लिक्विड फॉल करे। ये इसका लेवल है, लेकिन इस वाले इसके अंदर ये फॉल कर रहा है, तो कैपिलरी या तो राइज हो सकता है या तो फॉल हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कैपिलरी राइज होगा या फॉल होगा, ये डिपेंड करता है आपके मीडियम पर, कि मीडियम कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वाटर लेते हैं, तो अगर वाटर के केस में हम लोग देखते हैं हमेशा कैपिलरी राइज करता है, और मर्क्यूरी के केस में हम लोग देखते हैं हमेशा कैपिलरी फॉल होता है। तो यहां पे ये समझ में हमें आना चाहिए कि कौन से ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कैपिलरी राइज करेंगे और कौन से फ्लूइड आपके कैपिलरी फॉल करेंगे। तो वो फ्लूइड जो कि अगर आपका ग्लास रख दिया हमने, ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास के ऊपर में जब हम लोग पानी रखते हैं तो वो ऐसे स्प्रेड कर जाता है पानी, तो हम कहते हैं द ग्लास, द वाटर वेट्स द ग्लास, ठीक है। अब वही इसी ग्लास के ऊपर जब हम लोग मर्क्यूरी रखते हैं तो मर्क्यूरी जो है इसको वेट नहीं करता, ऐसे बबल बना के रहता है, ठीक है। तो ऐसे फ्लूइड जो ग्लास को वेट नहीं करता, ये मर्क्यूरी वेट नहीं करता, तो जो ग्लास को वेट नहीं करता, तो ग्लास कैपिलरी ट्यूब अगर आपको यूज करेंगे तो उसमें हमेशा फॉल देखने को मिलेगा। और अगर वो फ्लूइड जो कि आपको आपका वेट करते हैं उसको अगर हम पुट करते हैं तो आपको कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कैपिलरी एक्शंस में हमें कुछ एग्जांपल देखने पड़ेंगे, जैसे कि वाटर और मिनरल्स जो है किसी भी प्लांट को चाहिए होता है, तो प्लांट वाटर और मिनरल्स अपने रूट के थ्रू लीव्स तक कैसे पहुंचाता है वाटर मिनरल्स? तो प्लांट यूज करता है जाइलम टिश्यूज का। तो जाइलम टिश्यूज कुछ नहीं होती, कैपिलरी ट्यूब्स ही होते हैं। तो ये भी जाइलम टिश्यूज आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कैपिलरी ट्यूब्स, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमने देखा फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन आपने देखा होगा, निब वाली पेन होती है, उसमें ऐसे निब होता है, बीच में ऐसे आप पतला सा एक स्लिट बनाते हैं, तो ये स्लिट बहुत पतला होता है, और जब हम लोग निब में इसको डिप करते थे तो ये जो इंक है ऑटोमेटिकली पेन के अंदर कैपिलरी एक्शन के थ्रू चली जाती थी। तो फाउंटेन पेन इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। सेकंड, भाई कैंडल जलाते हैं हम लोग, मोमबत्ती जलाते हैं ना, तो मोमबत्ती का एक विक होता है अंदर, तो ये जो विक है आपका कैंडल का, वो जो भी वैक्स है उसको कैपिलरी एक्शन के थ्रू अपने अंदर लेता है और आपका जो फ्लेम है वो जलता है, ठीक है। इसके अलावा हमने कैंडल देखा, उसी तरीके से लैंप होते थे पुराने जमाने में, नीचे ऐसे ऑयल होता था और एक ऐसे धागा सा लगा देते थे, और यहाँ पे आप देखते थे कि ये ऑयल, ये आपका लाइट जल रहा है, ठीक है, फ्लेम जल रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉटिंग पेपर देखा हमने। ब्लॉटिंग पेपर में आप इंक डाली और ये पूरी तरीके से आप कैसे स्प्रेड कर जाता है, तो ये भी कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। तो ये पूरा हम लोगों ने कैपिलरी एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। तो अगला जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पढ़ेंगे हम लोग। भाई विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी हमने देखा एक फ्लूइड है, एक आइडियल फ्लूइड अगर है, उसको अगर हम लोग फ्लो करते हैं तो हर एक पार्टिकल, अच्छा सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे कि पानी का मोशन कैसे होता है। तो हम लोग देखेंगे एक होता है लैमिनार, एक होता है टर्बुलेंट। आपने देखा होगा जब भी आप ऐसे क्या कहते हैं, आपका नल ऐसे करके ओपन करते हैं, नल की टोटी आप ऐसे ओपन करते हैं, तो एक होता है बहुत ही, जब हम लोग स्लो ओपन करते हैं तो धीरे से ऐसे बाय लेयर गिरता है, और यही टोटी अगर हमने, ठीक है, यही टोटी अगर हमने काफी फास्ट कर दी तो ऐसे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस के साथ पानी निकलता है, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लो होता है वो है लैमिनार फ्लो, और इसको बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंट, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो क्या होता है? लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, सारी लेयर एक साथ ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो, सॉरी। तो ये होता है लैमिनार फ्लो। अगर ये जो पार्टिकल्स आपस में मिक्स करने लगते हैं तो उस केस को बोलते हैं हम लोग आपका विस्कस फ्लो, ठीक है।
अब हम लोग समझते हैं, अगर हमारा फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होगा, अगर आपका आइडियल फ्लूइड होगा तो ये जो हर एक लेयर जो है सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, और इन दो लेयर के बीच में आपस में कोई ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, तो सारे आपके सेम वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एक्चुअल एक्चुअल में ऐसा केस नहीं होता, तो इस केस में विस्कोसिटी जो होगी, विस्कोसिटी जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, जीरो होगी, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल केस में ऐसा होता है कि आपके जो दो लेयर्स होते हैं आपस में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, मतलब इस वाले लेयर को नीचे वाला रोकेगा, नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर को इस तरीके से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स आपका यहाँ पे एक्ट कर जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। अब इसको जैसे होगा क्या, तो जो सबसे नीचे वाला जो सतह है, यहाँ से तो आपका फ्लूइड पार्टिकल चिपके रहेंगे, मोशन नहीं होगा, और इसके ऊपर वाले लेयर को थोड़ा सा रोकेगा, ये इसके ऊपर वाले को थोड़ा रोकेगा, ये इसके ऊपर वाले को थोड़ा रोकेगा, ये इसके ऊपर वाले को थोड़ा रोकेगा। तो ऊपर से नीचे तक हम देखेंगे वेलोसिटी कम होती जाती है, और बिल्कुल नीचे जो आपका सरफेस टच कर रहा है वो वेलोसिटी अब आपकी जीरो हो जाती है। तो एक प्रकार का वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है आपका, डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स मतलब ये डिस्टेंस, इसको डी वाई भी बोल सकते हैं, लेटर से ये जो है दिस इज वाई डायरेक्शन, तो डी वी बाई डी वी अपॉन डी वाई, यानी कि एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी शो होगा, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा है दो लेयर के बीच में, वो प्रोपोर्शनल होगा इसके डी वी अपॉन डी वाई के, ठीक है। तो फोर्स नहीं, जो कि आपका स्ट्रेस लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो प्रोपोर्शनल होगा आपके डी वी बाई डी वाई के, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि ये फोर्स अपॉन एरिया, और कांस्टेंट लगाएंगे म्यू, यही म्यू विस्कोसिटी वाला, इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो दिस इज द विस्कोसिटी, इसी को ही हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, अब ये लैमिनार टू टर्बुलेंट वाले में एक पॉइंट मैं मिस कर गया कि भाई लैमिनार, आपने टैप खोला, लैमिनार गिर रहा है, थोड़ा और खोला और फिर भी लैमिनार गिर रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जो लैमिनार से टर्बुलेंट के बीच में फ्लो करेगा, यानी कि जब वो लैमिनार नहीं रहेगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत टर्बुलेंस स्टार्ट होगा, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जहां लैमिनार फ्लो आपका टर्बुलेंट में चेंज होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमसे आपसे पूछेंगे व्हाट इज द यूनिट, इसका यूनिट बताना बहुत आसान है। फोर्स का न्यूटन होता है, इसका आपका मीटर स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और वाई का होता है मीटर, यहाँ मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड इनवर्स यहाँ पे चला जाएगा, ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपका एसआई यूनिट है, ठीक है। अब ये आपका अगर एसआई यूनिट है तो सॉरी, ये आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसका एक और यूनिट है पोज्यूली, पी ओ आई एस ई आई यू एल एल ई, पोज्यूली। तो ये भी एक प्रकार का आपका यूनिट है ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। इतना ही आपको जानना था, और ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बॉयंट फोर्स, BUOYANT, बॉयंट फोर्स, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं इसको, ठीक है। बॉयंट फोर्स काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं, ठीक है। एक बॉडी है, ठीक है, इस पर हमने एक वेट लगा दिया, ठीक है। तो एक स्प्रिंग लगाया, और एक स्प्रिंग से हमने ये एक स्प्रिंग वेट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसने एक रीडिंग शो करी, इसने कहा कि इसका वेट लेटर से 10 किलो है, 20 किलो है, जो भी है, x किलो है, ठीक है, x किलोग्राम है इसका वेट, कोई बात नहीं। तो हमने एक और पानी से भरा हुआ एक कंटेनर लिया, और यही सेम जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर डिप किया, और वही वेइंग मशीन हमने यहाँ पे लगाया। जब हमने वेइंग मशीन लगाया तब हमने यहाँ पे नोटिस किया कि अब ये आ रहा है y kg, और हमेशा जो x है, x इज ग्रेटर देन y, यानी पहले ज्यादा आ रहा था, अब कम आ रहा था। तो पहले जो आपका, जब हम लोग पानी में नहीं डिप किए थे, तो जो वेट आ रहा था दैट इज आवर, अब ये केजी है ना, इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। तो मास और वेट को हम मतलब यूज कर रहे हैं, एक ही साथ यूज कर रहे हैं, आप मतलब समझिए, अगर मास तो होगा x केजी, इसको वेट यूज करेंगे तो भैया x इंटू जी हो जाएगा, ये न्यूटन में आ जाएगा, ये केजी में आ जाएगा। तो न्यूटन को केजी में, केजी को न्यूटन में, केवल आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके आप केजी को न्यूटन में बदल सकते हैं, और डिवाइड करके न्यूटन को केजी में बदल सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है। तो मैं ये जो x केजी है इसको मान लेता हूं एपरेंट वेट, ठीक है। एपरेंट वेट क्या होता है, x इंटू जी, ठीक है। तो ये सॉरी एपरेंट वेट नहीं, ये एक्चुअल वेट है,
एक्चुअल वेट हो जाएगा, तो इसको हमने x से डिनोट किया, ठीक है। और जो एपरेंट वेट है, अरे ये है मास, मैं वेट लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं, जी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये आपको वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो एपरेंट वेट में x लिख रहा हूं, ठीक है, सॉरी एक्चुअल वेट में x लिख रहा हूं। एपरेंट वेट क्या होगा, जब हमने दूसरे एक फ्लूइड में डाल दिया इसको, तो इसका आया एपरेंट वेट, ठीक है। तो एपरेंट वेट आ जाएगा y kg, ठीक है। ज्यादा कौन सा होगा, एक्चुअल वेट ज्यादा होगा और एपरेंट वेट कम होगा। तो जब हमने पानी के अंदर डाला तब हमने देखा कि भाई इसकी वैल्यू तो कम आ रही है, लेटर से पहले 10 किलो आ रही थी, अब हमने जब डाला तो हमें 2 किलो आया, 2 किलो वजन आया। तो ऐसा हुआ क्यों, पक्की बात है कोई ना कोई इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, ये पानी के डालने की वजह से कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये वेट आपका कम यहां शो कर रहा है। तो अगर मैं ये जो एक्चुअल वेट है, ठीक है, जो एक्चुअल वेट है जो कि ज्यादा है, उसको उससे अगर y माइनस कर दूं एपरेंट वेट, तो हमारा बायोंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बायोंट फोर्स आ जाएगा, यही फोर्स आपका नीचे से ऊपर लग रहा होगा, तभी तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। भाई यहां पे आपका ये F1 मेजर कर रहा था, ठीक है, जो कि आपका x इंटू जी के बराबर है, और यहां आपका नेट वेट क्या होगा, इस F1 माइनस एक FB माइनस हो जाएगा आपके। तो ये मेजर कर रहा है आपका जो एक्चुअल वेट है, दैट इज लेटर से F1, और जो एपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, यही F1 माइनस एक FB लगेगा, तभी तो ये कम मेजर किया। तो अगर हम ये एक्चुअल को एपरेंट से माइनस कर दें, सॉरी एपरेंट को एक्चुअल से माइनस कर दें, तो आपका बॉयंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो बॉयंट फोर्स इस तरीके से हमको मिल जाएगा x माइनस वाई, या इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूटन में निकालना चाहे तो, ठीक है। तो दिस इज द बॉयंट फोर्स। अब ये बॉयंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में मतलब डालें तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगता है, जिसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपका होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने एक कहा था, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आर्किमिडीज ARCHEMEDES, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उन्होंने कहा था कि ये जो बॉयंट फोर्स ऊपर की तरह लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम पानी में डालते हैं, उसके डालने की वजह से जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर देगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर लेगा, इसका इस वॉल्यूम का जितना वेट वाटर डिस्प्लेस करता है, उतना ही ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट अगर V वॉल्यूम का है, तो इसने V वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस किया होगा, और उस पानी का वेट कितना होगा, इस वॉल्यूम को अगर मैं पानी के डेंसिटी से इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इतना आपका जो वेट डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, दिस इज द वेट डिस्प्लेस्ड, और यही आपकी बॉयंट फोर्स की वैल्यू भी आएगी। ये बॉयंट फोर्स, ये भी यही आपका बॉयंट फोर्स है, यही है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर एक वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, और पानी के अंदर डालने की वजह से इस पे एक बॉयंट फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू है FB की वैल्यू है रो इंटू जी इंटू वी, ये आपका ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपका FB अगर ग्रेटर देन F है, FB अगर आपका ग्रेटर है, लेटर से पानी के अंदर हमने इसको बिल्कुल पानी के नीचे डाल दिया हमने, ठीक है, और हमने अगर देखा कि इफ द बॉयंट फोर्स F इज ग्रेटर देन W, तो एक नेट ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। और उसी तरीके से अगर हमने देखा कि अगर हमारा ये कंटेनर है और इसमें ऑब्जेक्ट है, और इसमें हमने देखा कि द वेट जो है, इसका जो वेट है वो बॉयंट फोर्स से ज्यादा है, इफ वेट इज ग्रेटर देन द बॉयंट फोर्स, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर ये जो फोर्स बॉयंट फोर्स है, ये बॉयंट फोर्स है, और ये अगर वेट के इक्वल होगा, तो हम देखेंगे कि भाई ये ऊपर ऐसा फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है, पूरी तरीके से फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है। तो आई होप ये बात हमको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और एक चीज और है, हमने देखा टोटल बॉयंट फोर्स कितना लग सकता है, भाई वाटर का जो रो है इंटू जी है, और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, और इस बॉडी का जो वेट है वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है इंटू जी है, और इसका वॉल्यूम है, तो जीवी कैंसिल हो गया, तो ये जीवी कैंसिल हो गया। तो अगर फ्लोट करना है, अगर आपका फ्लोट करना है, तो ये आपका मैक्सिमम बॉयंट फोर्स जितना लगा सकता है बॉडी, ये है, और ये उसका एक्चुअल वेट है, ठीक है, ये उसका एक्चुअल वेट है। तो अगर आपका इसे फ्लोट करना है, इसे अगर फ्लोट करना है, तो आपका बॉयंट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ, बॉयंट फोर्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन आपका बॉडी। तो जब भी आपका डेंसिटी ऑफ जो वाटर है दैट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तब हम देखेंगे भाई ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट कर रहा है,
तब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से फ्लोट कर रहा होगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर इसका बॉडी का जो डेंसिटी आपका वाटर के डेंसिटी से, यानी कि जो भी फ्लूइड है जिसमें हम डिप कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर होगा, तो ऑब्वियसली ये डूब जाएगा। ठीक है, तो डूबने की कंडीशन बहुत इजी है कि अगर आपका डेंसिटी आपका ज्यादा हो वाटर से, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डेंसिटी वाटर से ज्यादा, नीचे डूब जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वो वाला केस देखेंगे जो ऊपर तैर रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखा ये एक ऑब्जेक्ट डाल दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये ऊपर इस तरीके से तैर रहा है। तो एक बात तो क्लियर होगी, तो इसका जो इस बॉडी का एक डेंसिटी होगा और ये आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो ऐसा होने के लिए ऑब्वियसली बॉडी की जो डेंसिटी है दैट मस्ट बी, किसी हर हालत में इसकी जो डेंसिटी शुड बी लोअर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तभी तो तैर रहा है। ठीक है, अब आपसे यहां से ये सवाल एक आता है कि कितना डूबा, कितना परसेंट वॉल्यूम नीचे डूबा। तो इसका फॉर्मूला आप यहां ध्यान में रख सकते हैं, कितना सिंक किया वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम नीचे सिंक्ड है, वो निकालने के लिए हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिंक इंटू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, पूरा टोटल वॉल्यूम ले लेंगे। वॉल्यूम सिंक्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम नीचे सिंक कर गया, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इनटू टोटल वॉल्यूम, ये हो जाएगा कितना वॉल्यूम नीचे सिंक किया हुआ है। ठीक है, तो ये आई होप हम लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने बॉयंट फोर्स के बारे में और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैस्कल्स लॉ की। पैस्कल्स लॉ क्या कहता है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि ये इस तरीके से हमने फोर्स लगाया, यहाँ देखिए एरिया ज्यादा है। ठीक है, ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो जितना प्रेशर आप यहाँ पे लगाते हैं, प्रेशर, फोर्स नहीं प्रेशर, जितना प्रेशर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं उतना ही प्रेशर यहाँ पे मिलेगा, सेम प्रेशर। तो पास्कल साहब ने कहा था कि जो भी डेल्टा पी है, चेंज इन प्रेशर है, इस पॉइंट पे जितना भी हमने प्रेशर चेंज किया इन द फ्लूइड, तो फ्लूइड में जितना चेंज ऑफ प्रेशर होगा, अब यहाँ पे जो प्रेशर चेंज हुआ इसके जस्ट टच करने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें भी सेम चेंज ऑफ प्रेशर होगा। तो जितना चेंज ऑफ प्रेशर यहाँ पे महसूस हो रहा है, सेम चेंज ऑफ प्रेशर आपका यहाँ पे हर पार्टिकल में महसूस होगा। तो जो चेंज ऑफ प्रेशर है वो पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट करता है, चेंज ऑफ प्रेशर पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे अगर पी प्रेशर लगाने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ा होगा, इसका लेटर से छोटा ए है, इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा ए है, तो फोर्स आपको लगाना पड़ा होगा पी इंटू ए। ठीक है, तो ये पी इंटू ए, यहां पे कितना फोर्स मिला, तो प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा, पी इंटू ए फोर्स मिला। तो ये यहां पे फोर्स देखिए ज्यादा मिला मेरे को, क्योंकि प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, यानी कि फ्लूइड में ये जो इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट करेगा हर एक बॉडी पे, हर एक पॉइंट पे आपका इक्वल चेंज इन प्रेशर ट्रांसमिट कर देगा, यही आपका पैस्कल्स लॉ कहता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग बर्नौली थ्योरम पे। बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम देखेंगे हम लोग, अगले पेज में देखते हैं। तो हम लोग बर्नौलीज थ्योरम यहां पे देख रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि पहली बात, किसी भी स्ट्रीम लाइन में, ठीक है, पानी फ्लो होता है, स्ट्रीम लाइन में फ्लो होता है, तो एक ही पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन में अगर आपका जो डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहा, यानी कि एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है और इसकी विस्कोसिटी जीरो है, यानी कि आइडियल फ्लूइड है, हमने कहा था आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो होती है, तो अलोंग द स्ट्रीम लाइन आपका जो एनर्जी है, कौन कौन सा एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, ये आपका कांस्टेंट रहेगा along a streamline given that it is an incompressible flow and a ideal flow। यानी कि incompressible flow और ideal flow के लिए ये चीजें वैलिड होती है। तो ये है हमारा बर्नौली थ्योरम, इसमें भी ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, इतना ही होता है। किसने खोजा था, तो डेनियल, डेनियल बर्नौली ने इसका आविष्कार किया था, इसका खोज किया था। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अबाउट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा होता है कि व्हाट इज हीट, ठीक है, और हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो बेसिकली हीट एक प्रकार की थर्मल एनर्जी है जो कि टेम्परेचर के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फ्लो करती है। ठीक है, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है किसकी वजह से,
के टेम्परेचर चेंज की वजह से, उसे हीट कहते हैं। ठीक है, हीट बेसिकली एनर्जी नहीं, फ्लो ऑफ एनर्जी को दर्शाता है। ठीक है, आपका एक बॉडी है T1 का, दूसरा बॉडी है T2 का। ठीक है, तो जो ज्यादा होगा, लेट अस से T2 ज्यादा है आपका T1 से, T2 अगर ज्यादा है तो T2 से आपका T1 की तरफ ऐसे हीट फ्लो करेगा, T2 से T1 की तरफ हीट फ्लो करेगा, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हीट फ्लो करता है। और जब हीट फ्लो करेगा तो ये जो T2 है इसका टेम्परेचर नीचे कम हो जाएगा, तो जब ये हीट लूज करेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और इसके अंदर हीट ऐड होगा तो इसका टेम्परेचर अप होगा। तो ये एक चीज हम लोग को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हमको ये समझनी है कि ऑब्वियसली हमने यहां पे ये समझी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर हीट बाहर निकलती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमने हीट ऐड कर दिया तो उसका टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। तो इसी के ऊपर एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से वाटर, 1 kg वाटर ले लेते हैं हम लोग। 1 kg वाटर को हम लोग हीट करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो कुछ हीट डालनी पड़ेगी। तो कितनी हीट डालनी पड़ेगी, तो इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए हम लोगों को। तो अप्रोक्सीमेटली 4200 जूल्स हमें एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, तब वाटर के 1 किलो वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो ये 4200 जूल्स जो हम लोगों ने दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 kg वाटर का हीट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़े, या 1 डिग्री कम करने के लिए जितना हीट लूज हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, अब कैलोरी क्या है? कैलोरी यही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कहता है कि भैया 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ाना चाहूं या घटाना चाहूं, तो जितना एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। तो कैलोरी भी एक तरीके से स्पेसिफिक हीट को मेजर कर सकते हैं हम लोग कैलोरी से। ठीक है, वैसे नॉर्मल यूनिट क्या होता है? नॉर्मल यूनिट जो आपका सीपी से डिनोट होता है वाटर का, दैट इज अप्रोक्स, ये तो अप्रोक्सीमेशन बताया, एग्जैक्ट में हम लोग देखेंगे दैट इज 4182 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट। डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट हीट की। ये तो है स्पेसिफिक हीट, एक होता है लेटेंट हीट। तो टेम्परेचर अगर कम या बढ़ाते हैं तो हमने देखा हीट सप्लाई होगा या लूज करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है लेकिन फिर भी बॉडी हीट गेन करती है या लूज करती है। ऐसा कब? जब सॉलिड या तो आपका लिक्विड में बदल जाए, या लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, या लिक्विड आपका गैस में बदल जाए, या गैस लिक्विड में बदल जाए। दोनों ही केस में आपका लेटेंट हीट लूज होता है। तो अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, अगर 180 में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और लिक्विड और गैस में बदलता है कब? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और गैस लिक्विड में बदलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो होता क्या है, लेट अस से हमने सॉलिड आइस ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसको लिक्विड में बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में हमको उसको देनी पड़ेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि आता है 334 किलो जूल पर केजी। 334 किलो जूल पर केजी आता है। ठीक है, ये अगर किलो जूल में है तो आपका स्पेसिफिक हीट हमने देखा कितना है, देखिए 4182 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये आपका 334 किलो जूल पर केजी है। डिग्री सेल्सियस की तो बात ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा। तो ये 334 किलो जूल पर केजी आपका लेटेंट हीट आ जाता है ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब उसी तरीके से हमने देखा भाई 100 डिग्री लिक्विड है, 100 डिग्री लिक्विड को हम लोग 100 डिग्री गैस में बदलने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अच्छा उल्टा करने में, लिक्विड से अगर सॉलिड ले जाना है, लिक्विड से अगर हमें सॉलिड ले जाना है तो हीट निकालना पड़ेगा कितना? हीट, यही सेम लेटेंट हीट जितना ये है इतना ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली आपका लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड भी सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा, जिसको लेटेंट हीट बोल देंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है? दैट इज अबाउट 225 किलो जूल पर केजी। 225 किलो जूल पर केजी है, ये 334 किलो जूल पर केजी है, और ये आपका 4.182 किलो जूल पर केजी केल्विन है, या केजी डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आई होप ये सारे जो डेटा है हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन जो कई बार पूछते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर
आपके हाथ में गिर जाए और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम आपके हाथ में लग जाए, तो किस में ज्यादा बर्न होगा? तो हमेशा स्टीम में बर्न होगा। क्यों? ऑब्वियसली इसमें लेटेंट हीट भी है। तो मतलब 100 डिग्री वाटर में जब हमने लेटेंट हीट ऐड किया तब जाके 100 डिग्री सी स्टीम बना। तो हीट का किसमें ज्यादा है? ऑब्वियसली स्टीम में ज्यादा है, तो स्टीम आपको ज्यादा बर्न करेगा। तो अब टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर स्केल्स काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए तो सही करना ही होता है इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अब देखते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्केल्स और उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक टेबल बनाना है। यहाँ पे लिखा हमने बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे लिखा हमने मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहला डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का रेंज कितना हो गया? दैट इज द रेंज ऑफ 100 का रेंज हो गया, राइट। तो नेक्स्ट आता है डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन में द मेल्टिंग पॉइंट इज 373 डिग्री केल्विन और ये 273 डिग्री केल्विन होता है। उल्टा लिख दिया, ये 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है आपका 273। ठीक है, रेंज हो गया 100 का इसमें भी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखना है हमें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 212 और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो रेंज कितना हो गया? 212 से -32 करेंगे तो 180 इसका रेंज आ जाता है। उसके बाद डिग्री आर। आर इज र्यूमर। RHEUMER। तो र्यूमर स्केल में क्या होता है कि द बॉइलिंग पॉइंट इज 80 एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज 0। तो इसका रेंज कितना हो गया? 80 का। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रैनकाइन स्केल। रैनकाइन स्केल में केवल आप बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट याद रखिए, सफिशिएंट होगा इसमें। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इज 491.69 डिग्रीज और बॉइलिंग पॉइंट है इसमें आप 180 ऐड कर दीजिए तो आएगा 671.69 डिग्रीज। ठीक है, और इसका रेंज कितना है? ऑब्वियसली इसका भी 180 है रेंज। ठीक है, तो अभी ये चार इंपॉर्टेंट है। इन चारों का आपको पता होना चाहिए कैसे एक को दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहे, केवल ये टेबल याद रहे तो फॉर्मूला बना भी सकते हैं। कैसे? अब हम लोग कहेंगे सेंटीग्रेड से डिग्री सेल्सियस स्केल में, डिग्री सेल्सियस स्केल माइनस हम लोग लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो कि 0 है अपॉन उसका रेंज जो कि 100 है। सिमिलरली हम लोग आते हैं डिग्री केल्विन पे, तो डिग्री केल्विन लिखेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 273 तो केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई इसका रेंज हो जाएगा 100। और आप फिर डिग्री फ़ारेनहाइट पे आते हैं, तो डिग्री फॉर ए फ़ारेनहाइट का आपका मेल्टिंग पॉइंट है 32 और रेंज है 180 और डिग्री जो आपका र्यूमर है डिग्री आर माइनस आपका मेल्टिंग पॉइंट 0 है और टोटल इसका रेंज कितना है? 80। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब ये रैनकाइन का पूछेगा तो वो भी, क्योंकि रैनकाइन का पूछेगा क्यों नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो रैनकाइन का नहीं पूछेगा, लेकिन ये चार तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो अब फॉर्मूला क्या बन गया? तो अब 20 से गया ये 5 बार, 20 से ये भी गया 5 बार, 20 से ये 9 बार, 20 से ये 4 बार। तो फाइनल फॉर्मूला है C/5। ये सारे बुक्स में आपको मिलेगा इस तरीके से लिखा हुआ, K - 273/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9 इज इक्वल टू र्यूमर माइनस 0 तो मतलब ही नहीं है, R/4 हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं याद रहता है तो ऑब्वियसली केवल बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको याद है तो इजीली आप फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का एकदम सेम होता है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक ही होगा, सेम होगा, तो इसको इक्वेट करके आपका आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये सेम होता है। तो -40 पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर शो करेगा। दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि भाई डिग्री सेल्सियस और डिग्री र्यूमर कब सेम करेगा, तो देख के पता चल रहा है ये C/5 है, ये R/5 है। केवल 0 डिग्री ही एकमात्र टेम्परेचर है जब दोनों का सेम मिक्स रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका र्यूमर और डिग्री सेल्सियस। फिर बात करते हैं हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री र्यूमर में आपका होता है -25.6 डिग्रीज। ठीक है, -25.6 डिग्रीज आपका कौन सा? फ़ारेनहाइट और र्यूमर। ऑब्वियसली इन दोनों को इक्वेट करके आपको यही सेम वैल्यू मिलेगी।
और उसके बाद आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री आपका केल्विन। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में अगर आप देखेंगे तो 574.25 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपका ये तीन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट र्यूमर, फ़ारेनहाइट सेल्सियस और सेल्सियस र्यूमर। ठीक है, ये तीनों आसान भी है और याद भी रहेगा और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो ये पूरा हो गया हमारा टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो हीट ट्रांसफर करने के तीन मेथड है, हमने आपको पता है। एक तो कंडक्शन। हीट ट्रांसफर का क्या मतलब है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने ऐसे मोमबत्ती जलाई और ये लोहे का एक रॉड है, तो लोहे के रॉड में ऐसे हीट ट्रांसफर करेगा ना। आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपको गर्म लगता है, लेकिन हीट तो यहाँ कर रहे हैं, तो ये हीट आपका थोड़ी देर में आपका इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो इसको कहते हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर करने का तरीका होता है तीन। एक होता है कंडक्शन, जो एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया। दूसरा है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जैसे आप ठीक है, आप बाइक में बैठ के जा रहे हैं, आप बाइक में बैठ के कहीं पे अगर जा रहे हैं, तो जब बाइक चलती है तो सर्दी लगती है। तो सर्दी क्यों क्यों लगती है, क्योंकि आपका हीट लूज हो रहा है। किसकी वजह से, हवा चलने की वजह से, तो वो कन्वेक्शन है। एक होता है रेडिएशन। मान ली कोई हवा नहीं चल रही और आग के सामने, अभी विंटर्स का समय है, तो आग के सामने आप हाथ ताप रहे हैं, तो आपको, आप अपना हाथ ताप रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ऐसे हीट मिलेगा ना, तो ये हीट आपका रेडिएशन के थ्रू मिलता है, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है। मान लेते हैं कोई अगर मीडियम ना भी हो, तो भी आपको ऐसे हीट फील होगा। तो ये तीन होता है, तीनों में डिफरेंस समझते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, आपका जो आपका मीडियम है, मीडियम आपका मूव करता है क्या, बिल्कुल नहीं मूव करता। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर तब जब आपका मीडियम मूव करे। ठीक है, मीडियम मूव करे। अगर मीडियम आपका ऑटोमेटिकली मूव करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। अगर मूव कराने के लिए हमने मान लीजिए पंखा लगा दिया या एयर लगा दिया, या किसी और आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग किसी मीडियम को मूव कर रहे हैं, जैसे आप मतलब रूम में हमने पंखा चला दिया, तो पंखा चला दिया तो आर्टिफिशियल मीडियम हो गया ना, तो उसके वजह से हीट ट्रांसफर जो होगा, तो मीडियम मूव करेगा। तो मीडियम के मूवमेंट करने पर आपका होगा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन दो प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन कि आपका मीडियम मूव करा कौन रहा है, कर कैसे हो रहा है। और रेडिएशन होता है, इसमें इसको कोई भी मीडियम की जरूरत होती ही नहीं है, कोई भी मीडियम की जरूरत ना हो तब भी आपका हीट ट्रांसफर हो जाता है, उसे कहते हैं रेडिएशन। लेकिन कन्वेक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ये कैसे होता है बिना मीडियम के, तो आपसे पूछे कि कैसे होता है, तो आप इसका जवाब देंगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं, उसके वजह से ये हीट का ट्रांसफर होता है। और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका हमेशा मूव करते हैं। तो ये बात हम लोग को सारी पता है। ठीक है, अब ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी टॉपिक और हमको देखना है। ठीक है, एक टॉपिक और देखेंगे, एक दो टॉपिक और बाकी हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी एवापोरेशन की। एवापोरेशन क्या होता है, तो एवापोरेशन हम लोग समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखेंगे, तो नेचुरल कैसे होता है, नेचुरल कन्वेक्शन कैसे होता है। देखिए, ये मान लीजिए आपकी प्लेट है। ठीक है, प्लेट को हमने ऐसे हीट कर दिया, प्लेट का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। प्लेट का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है यहाँ के, वो गर्म हो गए। गर्म हो गए तो हल्के हो गए, हल्के हो गए तो ऊपर चले गए। और जब ये ऊपर चले गए, तो यहाँ का हवा जब ऊपर चला गया तो यहाँ खाली हो जाएगा, तो यहाँ के साइड से हवा आके यहाँ पे फिल करने लगेगा, यहाँ साइड से हवा आके फिल करने लगेगा, और ऐसे कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपकी कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म हो जाएंगे घूमते हुए। अब ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से क्या हो रहा है, क्या मीडियम मूव कर रहा है, हाँ मीडियम मूव कर रहा है, तो ये नेचुरल कन्वेक्शन है। अभी फोर्स कन्वेक्शन में क्या है, यही वही सेम प्लेट और उसी टेम्परेचर पे हमने इसको गर्म कर दिया है, तो यहाँ पे हमने एक पंखा लगा दिया। अब ये पंखा क्या हो रहा है, घूम रहा है। पंखा जब घूमेगा तो ऐसे हवा बहेगी, हवा बहेगी तो क्या होगा, हवा ये हीट यहाँ से लेके आगे मूव ऑन कर जाएगी। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल या फोर्स्ड कन्वेक्शन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन इसे बोल देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है देखेंगे। भाई सब्लिमेशन क्या होता है कि हमें पता है कि ये सॉलिड होता है। सॉलिड को हमने हीट किया तो लिक्विड में बदल गया, और लिक्विड को हमने हीट किया तो आपका गैस में बदल गया। गैस से हमने हीट निकाली तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से और हीट निकाली तो ये सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, अब सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में बदलता है, या लिक्विड जिस टेम्परेचर में सॉलिड बदलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और सिमिलरली लिक्विड जिस टेम्परेचर पर गैस से बदलता है, और गैस जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज होता है हीट निकालने पर, तो उसको बोल देते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, जैसे आइस।
आइस का मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से जो वैक्स है, वैक्स का होता है अबाउट 63 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद आपका आयरन, आयरन का होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ओके। सो अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट के भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग को याद रख सकते हैं, जैसे अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अलावा वाटर का तो पता ही है हमें 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और मर्क्यूरी का हमें पता है एच डी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी 357 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये हमें डेटा मालूम है। तो अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, बात हम लोग कर रहे हैं सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन जो सॉलिड गर्म होने के बाद सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आपका सब्लिमेशन, ठीक है। तो लिक्विड स्टेज पूरा स्किप कर देते हैं, सॉलिड गर्म किया सीधा गैस बदल गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, सब्लिमेशन कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स है जहां जिसका सब्लिमेशन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको गर्म कीजिए तो फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नैप्थलीन, नैप्थलीन बॉल्स आते हैं, नैप्थलीन बॉल्स को गर्म करके देखिए सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आता है आयोडीन, आयोडीन सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कैम्फर, कैम्फर कैम्फर मतलब कपूर, कपूर की गोलियां आती है, कपूर की गोलियों को गर्म कीजिए तो वो भी आपका सीधे आपके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आखिरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हीट का वो है आपका एवापोरेटिव कूलिंग। एवापोरेटिव कूलिंग हम लोग समझेंगे क्या होता है, ठीक है। एवापोरेटिव कूलिंग हम लोग समझते हैं, ठीक है, अगले स्लाइड में। एवापोरेटिव कूलिंग, एवापोरेटिव कूलिंग को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एवापोरेटिव कूलिंग थोड़ा सा, ये आपका जो टॉपिक है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एवापोरेटिव कूलिंग, उससे पहले एवापोरेशन समझते हैं क्या होता है। भाई कोई भी लिक्विड है, लिक्विड वेपर में कब बदलता है बोलोगे, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म कर दें हम, तो उसके बाद उस टेम्परेचर के बाद वो लेटेंट हीट लेके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। ये हमें सबको पता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होना है एट लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है सेल्सियस है, लेकिन मैं चाहता हूं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा ज्यादा में, मैंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस में, क्या ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रोसेस को जब आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए आपका लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसे हम लोग एवापोरेशन कहते हैं। अब इसका यूज हम समझते हैं। इसका यूज, इसके एग्जांपल्स कई सारे हैं। जैसे आप कपड़े सुखाने देते हैं तो कपड़ों के अंदर होता है पानी। अब पानी कुछ समय के बाद आप देखते हैं ना उड़ जाता है, सूख जाता है, तो कपड़ा सूखता कैसे है? 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है नहीं एटमॉस्फेयर का, या उस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना नहीं है, तो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। अब एवापोरेशन के पूरे प्रोसेस में नहीं जाते हैं, एवापोरेशन क्या होता है ये हमको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हमने देखा कपड़े सूखते हैं, क्लॉथ्स ड्राई। इसके अलावा ये जो आपने देखा होगा तालाब होते हैं ना, जो तालाब में पानी भरा होता है, तो कुछ समय बाद देखते हैं जब गर्मियां बिल्कुल प्रचंड रूप में आ जाती है तो इसका जो पानी सूख जाता है तालाबों का। तो जो आपके पॉन्ड्स या तालाब जो ड्राई हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एवापोरेटिव कूलिंग। अब तो एवापोरेटिव कूलिंग के बारे में हम समझेंगे कि अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या एवापोरेटिव, सॉरी कूलिंग नहीं, एवापोरेशन, तो एवापोरेशन क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एवापोरेशन बढ़ेगा। जैसे कि अगर 25 डिग्री आपका आउटसाइड टेम्परेचर है तो कपड़े सूखने में थोड़ा समय लेगा, लेकिन वही टेम्परेचर बढ़ के अगर 30-35 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो आप देखिए कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं गर्मियों में, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर एवापोरेशन बढ़ता है। और टेम्परेचर कब कहां तक बढ़ा सकते हैं भाई? बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तक ही तो ले जा सकते हैं ना, उसके बाद तो वेपर बनना ही बनना है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर कब तक बढ़ा सकते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने तक हम लोग टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया एवापोरेटिव कूलिंग टेम्परेचर से कैसे डिफाइन होता है, चेंज होता है, ठीक है। अगला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो क्या एवापोरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली एवापोरेशन कम होगा। क्यों कम होगा? ह्यूमिडिटी क्या है? आपके बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना आपका वाटर वेपर है, ये अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो इसमें एवापोरेशन से और ऐड नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर ये ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी अगर कम है तो ज्यादा एवापोरेट हो सकता है, क्योंकि अब ये हवा उड़ के जाएगा कहां? हवा उड़ के आपका ऑब्वियसली आपके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा ना। तो एटमॉस्फेयर में अगर पहले से आपका वाटर वेपर है तो जाने की जगह नहीं है, जाने की जगह नहीं है तो एवापोरेशन आपका कम होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है तो एवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एवापोरेटिव कूलिंग। एवापोरेटिंग कूलिंग, इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लोग घड़ा रखते हैं, घड़ा ठंडा होता है,
गर्मियों के समय में हम लोग घड़ा खरीद के लाते हैं। तो घड़ा खरीद के लाते हैं, उसका टेम्परेचर जो है काफी कम होता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू एवापोरेटिव कूलिंग। और एग्जांपल देखिए, जैसे कूलर, कूलर में ये हमारा कूलर है, ठीक है। कूलर के सामने हमने ऐसे पंखा लगा दिया, और यहां से क्या होता है, पानी टपकता रहता है, ठीक है। आपका खस का बना हुआ एक सरफेस होता है जिसके ऊपर पानी पड़ता रहता है और वो भीगता रहता है। अब जब ये हवा ये घूमता है, जब ये रोटेट करता है, तो ये हवा को खींचता है अंदर की तरफ, गर्म हवा को। लेकिन जब छोड़ता है तो ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्या हो गया? एवापोरेटिव कूलिंग हो गई। अब क्यों होती है एवापोरेटिव कूलिंग, समझते हैं। तो हमने देखा कि भाई लिक्विड जो है, लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए लेटेंट हीट तो उसको चाहिए। तो लेटेंट हीट कहां से लेगा? तो लेटेंट हीट जिस चीज के कंटैक्ट में आएगा वहां से लेटेंट हीट ले लेगा। लेटेंट हीट जब वो लिक्विड लेगा वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो जिस चीज से उसने लेटेंट हीट ली है वो चीज क्या कूल नहीं हो जाएगी? क्योंकि उसका तो वही, उसने लेटेंट हीट दे दी तो वो ठंडा हो गया ना, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं। अब ये हमारा पॉट है। अब पॉट को थोड़ा पोरस रखते हैं ना। आपने जो घड़ा देखा होगा जो ठंडा होता है, जो जितना ज्यादा पोरस होता है, ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा पोर्स होते हैं। यहां अंदर यहाँ पानी भरा हुआ है, बाहर अपना धूप है। धूप टेम्परेचर होने की वजह से ये यहां से एवापोरेट कर रहा है, एवापोरेट कर रहा है। तो एवापोरेट कर रहा है तो लेटेंट हीट लेगा, किससे लेता है? पानी से ही लेटेंट हीट लेता है और एवापोरेट करता है। पानी से लेटेंट हीट लिया तो पानी का टेम्परेचर हो गया कम। सिमिलरली अब यहां पे इसने खींचा, इसने हवा को खींचा, हवा को खींचा, तो यहां पे पानी के कांटेक्ट में आया। ये पानी क्या करता है? ये जो पानी है ये एवापोरेट करेगा। कैसे एवापोरेट करेगा? जो भी हवा यहां से पास होगी वहां से हीट ले लेगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट अगर पानी ने लेके एवापोरेट कर गया तो ये जो हवा है उसका टेम्परेचर क्या कम नहीं हो गया? और अगर कम हो गया तो यही ठंडी ठंडी हवा हमको कूलर के सामने मिलती है, ठीक है। यही ठंडी ठंडी हम हवा हमको कूलर के सामने हमें देखने को मिलती है। तो इतना आई होप, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हमने एग्जांपल्स देख लिए और एवापोरेटिव कूलिंग क्या होता है ये भी हमने ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट की बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइट के बारे में कुछ बातें हम लोग पता होनी चाहिए कि लाइट, पहली बात तो यह है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है तो इसका स्पीड हमें पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है, ठीक है। और लाइट का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और उसमें आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर वेवलेंथ में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे गामा रेज है, एक्स रेज है, ये सब है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम लोग यूवी रेज से। तो फिर आपका जाके यूवी रेज आता है। उसके बाद एक विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, विजिबल। उसके बाद एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आता है, और इसके बाद आगे चलता चला जाता है, फिर एंड में आपका रेडियो वेव्स वगैरह आता है, ठीक है। तो इस तरह अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें और मूव करें हम लोग एक गामा से रेडियो वेव्स की तरफ, तो हम देखेंगे कि हमारा जो वेवलेंथ है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है और हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो अब ये जो लाइट है, जो हमें देखने में हेल्प करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, वो है आपका ये विजिबल पोर्शन। और विजिबल पोर्शन जो है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से आपका 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है, या कह सकते हैं 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक आपका वेवलेंथ होता प्रेजेंट है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम आपको पता होगा भाई, 7800 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं। तो ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम आपको देखने में कैसा हेल्प करता है? अभी आपका लेटर से ये सन है, ठीक है, और ये आपका अर्थ है। तो सन से आपकी लाइट रेस चलती है। अच्छा, ऑब्वियसली ये हमें पता होना चाहिए कि सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। तो लाइट पहुंची और किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये लाइट टकराती है, और ये लाइट टकराने के बाद, जरूरी नहीं सनलाइट हो, आप और भी किसी लाइट की बात, बस एग्जांपल ले रहा हूँ सनलाइट का, कोई भी लाइट हो सकता है। सनलाइट नहीं भी है, आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट का ट्यूबलाइट है या बल्ब है, उस सब में ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये लाइट आपके ऑब्जेक्ट में गिरेगी और फिर जाके इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर पड़ेगी। तो ये आपका आंख कैच करेगा और आपके ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगा, और ब्रेन आपको एक इसका इमेज शो करेगा। तो किसी भी चीज को देखने के लिए उससे पहले लाइट टकराए और कम से कम 1/6 सेकेंड तक इस पर गिरा रहे, ठीक है, इससे कम नहीं,
कम से कम 1/6 सेकेंड तक इस पर लाइट पड़नी चाहिए, तभी आपको कोई चीज दिख सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमको समझ में आया किस तरीके से दिखा, और ये 1/6 पर 1/6 सेकेंड का जो टर्म है ये भी हमें याद रखना है। तो एक चीज समझ में आया कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती है तो हर सरफेस से ऑल सरफेसेस, कोई भी सरफेस है, ऑल सरफेस, सारे सरफेस से ये रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ये बात हमको मालूम चली। अच्छा, अब दो कुछ छोटी बातें और ध्यान में रखनी है। ये 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसका खोज किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट है, ओले रोमर, ROEMER। ठीक है, आई होप मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो इन्होंने 1976 को आविष्कार किया था लाइट के स्पीड का। ठीक है, तो अभी हमको ये समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो लाइट है ये क्या ट्रांसवर्स वेव्स है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो आप कहेंगे लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? कोई भी वेव अगर है तो उसका अगर आपका ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इसका ऑसिलेशन ऐसे परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। और ये अगर डायरेक्शन है और मूवमेंट आपका इसके ऐसे पैरेलल है तो आप इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे, जैसे साउंड वेव एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों को क्लियर होती है लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट पड़ती है किसी चीज पे हमें दिखाई देती है। अच्छा, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, लेकिन ये किसमें है? वैक्यूम में। एक चीज ध्यान देने लायक है कि वैक्यूम के अलावा कोई और अगर आपका मीडियम है तो उस मीडियम में इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हमने वैक्यूम के बारे में बात किया, तो 3 × 10⁸ है। ठीक है, उसके बाद ये वैक्यूम के बारे में। ठीक है, वाटर से पास करें तो ऑब्वियसली इसका स्पीड थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कम हो जाएगा अगर इसको हम लोगों ने ग्लास से पास किया, जो कि हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर डायमंड से पास हमने करा दिया तो और ज्यादा कम हो जाता है, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कुछ एग्जांपल्स है, ग्लास के आसपास कुछ हम लोग देखेंगे, ग्लास से थोड़ा सा ही कम होता है नाइलॉन, चाहे नाइलॉन ले लीजिए या फिर आपका रॉक सॉल्ट, इसका होता है 1.96 × 10⁸ और ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा होता है आपका टर्पेंटाइन ऑयल। पेंट निकालने के काम आता है टर्पेंटाइन ऑयल, तो वो होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमने देखा अलग अलग मीडियम पे अलग अलग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कौन रिफ्लेक्ट करता है? तो पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले हम लोग समझेंगे मिरर क्या होता है। मिरर कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मल ग्लास आप लीजिए, ग्लास के ऊपर आप पेंट कर दीजिए। पेंट किसका करिए? या तो आप मर्क्यूरी का पेंट कर सकते हैं, Hg, या तो लेड ऑक्साइड का पेंट भी आप मिरर के पीछे कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो लाइट जो है पास नहीं होगी, इससे टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी लाइट आती है, टकराती है और ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये आपका मिरर है। तो इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमने ये जो आपका रे आया, इसको हम लोग बोल देते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा के गई उसको बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में हम लोग एक नॉर्मल खींच देते हैं। ठीक है, अब तो सबसे पहला आपका लॉ ये कहता है कि आपका ये तीनों आई हो, आर हो या नॉर्मल हो, ये आपका सेम प्लेन में होना, सेम प्लेन में होना चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात हमने देखा कि ये वाला एंगल है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका सेकंड पॉइंट हमको समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला मेटल है हमारा सिल्वर। ये एक पॉइंट है, हमें याद रखना है, सिल्वर इज द मोस्ट रिफ्लेक्टिंग मेटल। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन की बात हो ही रही है तो एक आपका डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं कैलिडियोस्कोप। देखेंगे हम लोग, ये आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कैलिडियोस्कोप, KALEIDOSCOPE, कैलिडियोस्कोप। इसके अंदर से आप देखेंगे ना, ये आप ऐसे आंख लगाइए और देखिए इसके अंदर से, तो आपको इस तरीके से रंग बिरंगा आपको चित्र मिलेगा। ठीक है, अब ये बोलते हैं कैलिडियोस्कोप का जो ये इस तरीके का जो चित्र मिलता है आपको, पिक्चर मिलता है, कलरफुल पिक्चर, तो ये कौन से फेनोमेना की वजह से होता है? तो फेनोमेना है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
होता है, जिसकी वजह से ये कैलिडियोस्कोप का कंसेप्ट आपको देखने में मिलता है। ठीक है, अच्छा मिरर की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब ये मिरर जो है, मिरर की बात करते हैं। ये जो आपका मिरर है, इसमें अगर इस तरीके से दो मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल में रख दिया जाए तो इसमें आपका मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होता है, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो सकता है ऐसे सिचुएशन में। और सारे जो इमेजेस होंगे वर्चुअल होंगे, वर्चुअल होंगे और लेटरली इन्वर्टेड होंगे, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये, आप मिरर में देखते होंगे जो आपके राइट हैंड में चीजें हैं वो आपको वहां लेफ्ट साइड में दिखती है, और लेफ्ट चीज ही राइट में दिखती है, इसी का मतलब होता है लेटरल इन्वर्जन। तो वर्चुअल इमेज और लेटरली इन्वर्टेड इमेज आपको मिरर्स में देखने को मिलता है। एक से ज्यादा इमेज मिरर अगर हम लोग ऐसे स्लांट एक पर्टिकुलर थीटा एंगल में रखते हैं तो मल्टीपल इमेजेस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मिरर के अलावा रिफ्लेक्शन कौन करता है, तो स्फीयरिकल मिरर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक तो होता है प्लेन मिरर इस तरीके से, ठीक है, एक होता है स्फीयरिकल मिरर। ये आपका एक स्फीयर काट दिया हमने ग्लास का और इसके पीछे इस तरीके से पेंटिंग कर दी, तो आप देखेंगे ये केव जैसा बना रहा है ना, तो इसको बोल देंगे कॉनकेव। ठीक है, याद रखने का तरीका है। ठीक है, कॉनकेव ऐसे याद रखते हैं। और कन्वेक्स मतलब क्या हुआ, अब कुछ इस तरीके से है। कन्वेक्स का मतलब ये है कि आप पॉलिश करेंगे इस तरफ ताकि केव ना बने, तो वो कन्वेक्स हो जाएगा। तो ये कन्वेक्स मिरर आपका होता है। तो दो प्रकार के मिरर देखे, अभी रिफ्लेक्शन की ही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट होता है कन्वेक्स और कनकेव के यूजेस, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इमेज कैसे बनेगा, कनकेव में कैसे इमेज बनेगा, देखिए ये कनकेव है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया, लाइट गिरा, ये आपका बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। यहां से जब अगर लाइट गिरता है तो एक पॉइंट होता है फोकस, इस फोकस से टकरा के निकलता है इस तरीके से। और सिमिलरली यहां से अगर एक लाइट आता है तो वो भी आपका फोकस से निकलता है। लाइट कहीं से भी आए, इन्फिनिटी से कोई भी अगर लाइट आता है तो आपका हमेशा फोकस से ही पास होता है। जब दो आपके रेज एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो आप समझ लीजिए रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनता है। अब कन्वेक्स का बात कर लेते हैं। कन्वेक्स में हमने देखा कि कुछ यहाँ पे हमने ऐसे पेंटिंग करी, सेम उसी तरीके से हमने लाइट यहां से लाए, लाइट जब यहां से लाए तो ये टकरा के अब बाहर की ओर निकलेगा ऐसे, और दूसरी तरफ अगर करें तो ऐसे निकलेगा। ये दोनों आपस में कहां मीट करेंगे, मिरर के पीछे। तो क्या ये दोनों रेज आपस में मीट कर रहे हैं, तो नहीं मीट कर रहे। जब आपके दो रेज आपस में मीट नहीं कर रहे और आंख को ऐसा लगे, प्रतीत हो ऐसा, इसको अगर पीछे खींचेंगे तो लगेगा कि इस वाले पॉइंट से ये रेज आपके आ रहे हैं। भाई यहां ये तो आंख क्या देखेगी, आंख हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन देखती है, मानी स्ट्रेट देखती है। तो आंख में जब ये वाला रे पड़ता है तो ये देखिए कहां से आ रही है, इस वाले पॉइंट से आ रही है। जब आपका एक्चुअल में रेज आपस में नहीं मिलते लेकिन ऐसे प्रतीत होते हैं किसी एक पॉइंट से निकल रहे हो, तो ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, सीधे सीधे याद रखिए, ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है कि भाई रियल इमेज वो होता है जब एक्चुअल में रेज मीट करती हैं, वर्चुअल इमेज होता है जब एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से आपका आ रही है रेज, तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो जो कनकेव है आपका कैसा इमेज देती है, रियल, और जो कन्वेक्स है कैसा देती है, वर्चुअल। आई होप ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई होगी। और कुछ बातें देख लेते हैं। तो रियल, जो भी चीज रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी, इमेज आपका हमेशा इन्वर्टेड होगा रियल, और जो वर्चुअल होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट होगा। तो ये बात भी हमको समझ में आ गया है। और कनकेव कन्वेक्स में अच्छा, वर्चुअल जो होगा वो हमेशा इमेजिनरी होगा, वर्चुअल कह लीजिए या आपका इमेजिनरी इमेज कह लीजिए। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। कनकेव मिरर कहां कहां यूज होता है, तो ऐसे कनकेव मिरर आपने देखे होंगे आपके हेडलाइट्स, गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हमें टॉर्च हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका फर्नेस, फर्नेस में भी लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कनकेव का। ठीक है, उस तरफ आप देखेंगे कन्वेक्स कहां यूज करते हैं। तो अच्छा, कनकेव जो है ये आपका कन्वर्जिंग है, कनकेव इज कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स इज डाइवर्जिंग। कन्वर्ज कर रहा है ना, ये लाइट आया कन्वर्ज कर गया एक पॉइंट पे, ये क्या कर रहा है, लाइट इस पर टकरा रहा है और डाइवर्ज कर रहा है, दूर जा रहा है, तो ये डाइवर्जिंग हो जाता है कन्वेक्स, और कनकेव आपका कन्वर्जिंग हो जाता है। अच्छा, हेडलाइट्स होता है, हेडलाइट हमने देखा कनकेव है। कन्वेक्स में कन्वेक्स का एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनग्लासेस भी आपके कन्वेक्स। अच्छा, सनग्लासेस तो आपका लेंस हुआ, छोड़िए सनग्लासेस छोड़िए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रियर व्यू मिरर।
रियर व्यू मिरर, ठीक है, ये आपका गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के ऐसे साइड में रियर व्यू मिरर लगता है पीछे की चीज देखने के लिए, ये होता है आपके कन्वेक्स। और गाड़ी में ऐसे हेडलाइट लगे होते हैं आगे लाइट मारने के लिए, ठीक है, क्योंकि लाइट मारने के लिए है तो इस वो आप कनकेव यूज करेंगे, ठीक है, केव। और ये आपका वेक्स, कन्वेक्स यूज करेंगे रियर व्यू में। तो ये आप भूल जाते हैं एग्जाम में, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे मूव ऑन करते हैं, अब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन का। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में आपका लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता, यानी कि पास हो जाता है मीडियम से, ठीक है। लेट तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी है, नहीं तो रिफ्लेक्ट कर आएगा। तो कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है मान लेते हैं, ये आपका एयर है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये आपका वाटर है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो ये आपका रेयरर है, रेयरर मतलब कम डेंस, और ये आपका डेंसर है। तो अगर मान लेते हैं आपका एयर जो है, अब ये आपका वो सरफेस है जो वाटर और एयर को अलग कर रहा है, ठीक है, ये डिनोट कर, ये मिरर नहीं है, ये डिनोट कर रहा हूं कि ये आपका वाटर और एयर का जो डिफरेंशिएटिंग सरफेस है वो ये है। तो ये वाटर का सरफेस है। अब यहाँ पे आपका एक गिरा लाइट का रे, तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। जहां पे गिरा वहां पे नॉर्मल लगा देंगे, हम नॉर्मल खींच देंगे, तो दिस इज नॉर्मल। ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा कि आपका रिफ्लेक्शन में भी होता था। अब ये रिफ्लेक्टर तो नहीं है क्योंकि मिरर नहीं है, तो जो आपका लाइट है वो यहां से पास कर आएगा। तो हमें लगेगा कि ये पास ऐसे करना चाहिए, पर एक्चुअली मैं ऐसे नहीं करता। ये क्या होता है, जब ये रियरर टू डेंसर जाएगा, जब ये रियरर टू डेंसर जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ खिसक जाएगा। तो ये जाना तो चाहिए था इस डॉटेड लाइन से, लेकिन ये थोड़ा सा खिसक जाता है आपका नॉर्मल की तरफ। और नॉर्मल से जो एंगल बनाते हैं उसको बोल देते हैं रिफ्लेक्शन का एंगल। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब उल्टा केस अगर देख लेते हैं, अभी ये आपका वाटर है, वाटर और ये आपका एयर है। व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम वाटर, वाटर से आपका एक वाटर में ही लाइट आपका यहाँ पे इंसिडेंस होता है, तो ये आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल है। तो पिछले केस में हमने देखा था कि हमें लगा कि ये इस तरीके से बाहर निकलेगा इस डॉटेड लाइन को पकड़ के, लेकिन ये जो रे होता है क्या करता है, नॉर्मल की तरफ ना जाके अब नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर, जब ये डेंस से रेयरर की तरफ मूव करता है तो नॉर्मल की उल्टी तरफ मूव करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल करता है। और तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चला गया, तो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हम लोगों ने देखा कि क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि जिस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, क्या है देखते हैं। सबसे पहला चीज तो ये समझा कि जो इंसिडेंट रे हो गया और जो रिफ्रैक्टेड रे हो गया और जो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल जो हो गया, ये सारा क्या सेम प्लेन पे लाई करेगा, बिल्कुल सब सेम प्लेन पे लाई करेगा। दूसरा जो था रिफ्लेक्शन के केस में था कि द इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, पर ऐसा या नहीं होता, या होता है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जो, जैसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ठीक है। और इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ इसको बोलता है। अब हमें रिफ्लेक्शन क्या होता है ये एकदम क्लियर हो गया। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं कि इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है। हमने देखा होगा कि एक पानी का आप लोग ग्लास लेते हैं, उसमें अगर कोई रॉड ऐसे डिप करते हैं तो ये रॉड या ना यहाँ थोड़ा बेंड बेंड नजर आता है हमको, पानी के अंदर जाके थोड़ा सा एकदम थिक हो जाता है और बेंड हो जाता है यहाँ सरफेस से। तो ये क्यों शो होता है, ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हमको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, वही सेम अगर हम लोग एक यहाँ पे सिक्का रखें और उसके बाद धीरे से इसमें पानी डाल दें तो हमको ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। ये भी आपका रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और रिफ्रैक्शन की वजह से एक और फेनोमेना होता है, ये पूछता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो आपसे ये पूछा जाए कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं,
ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली। तो ये याद रखना है, ये सारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कई बार पूछा गया है, क्यों क्यों बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं लेंसेज की। तो लेंसेज दो प्रकार के होते हैं। एक इस तरीके का अगर आपको लेंस दिखे तो आप ये कहिएगा दिस इज कॉन्वेक्स, और अगर आपका लेंस कुछ इस तरीके से दिखे तो हम बोल देंगे कि ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये भी आपका कॉनकेव लेंस है। अच्छा, तो ये जो कन्वेक्स लेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट को फोकस बोल देंगे। और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो क्या होता है, लाइट इस तरीके से आती है और यहां से जाने के बाद इसे बाहर निकल जाती है। तो इस लाइट के रे को जब रिट्रेस करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कनकेव क्या होगा, दिस इज डाइवर्जिंग, और ये होता है आपका कन्वर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग देख लेंगे। अच्छा, कनकेव का फोकस जो है, क्योंकि ऐसे पीछे बना ना तो फोकस इसका नेगेटिव है, इसका फोकस आपका आगे की तरफ बना जैसे कि बनना चाहिए, तो इसका फोकस इज पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, फ्लड लाइट्स, आपका फ्लड लाइट्स होते हैं क्रिकेट के मैदान में, वो आपका कन्वेक्स लेंस होता है। इसके अलावा जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास, सॉरी फ्लड लाइट्स ऐसे नहीं होता, फ्लड लाइट्स ये होता है, सॉरी फ्लड लाइट्स इज कनकेव, कनकेव मिरर जो है दीज आर फ्लड लाइट्स, फ्लड लाइट्स इस तरीके से होता है। ठीक है, और कन्वेक्स का एग्जांपल में हमने देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास चीजों को बड़ा कर देती है। कैसे चीजों को बड़ा कर देती है वो भी देख लेते हैं कि ये आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये इसने टकराया, और टकराने के बाद ये आपका फोकस से पास होगा। ठीक है, और एक आपका रेस ऐसे पास हो जाता है, दोनों को आप मिलाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहां से आया फोकस से पास किया, ये यहां से जो आपका लेंस के सेंटर से जो पास रे जाता है वो सीधे पास कर जाता है, तो उसे पीछे खींचेंगे तो आपको एक मैग्नीफाइड व्यू मिलेगा। यही कंसेप्ट होता है मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है, एक बीमारी है। मायोपिया इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीज तो दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, तो इट इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, पास की चीज दिखेगी, नियर साइटेडनेस है ना, पास की चीज दिख रही है, दूर की चीज नहीं दिखेगी। तो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये वाला डाइवर्जिंग वाला कनकेव लेंस। और एक और बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एक बीमारी होती है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बीमारी में कौन सा लेंस यूज करेंगे, ये कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीज तो दिखेगी, पास की चीज नहीं दिखेगी। तो भाई पास का जो चश्मा होता है वो कन्वेक्स होता है, दूर का जो चश्मा होता है वो कनकेव होता है। ठीक है, दोनों है तो दोनों में बाइफोकल लगा देते हैं। अगर मतलब दूर की भी नहीं दिख रही, पास की भी नहीं दिख रही, तो बाइफोकल का यूज करते हैं हम लोग। तो ये हो गया लेंसेज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको नोट करना है। अब बात करेंगे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग किसका, डिस्पर्शन का। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि आपका एक इंसिडेंट लाइट गिर रहा है, ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म। अब ये प्रिज्म से जब गिरता है तो ये जो इंसिडेंट रे आपका ऐसे जाना चाहिए, पर ये थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, क्योंकि आप रेयर एयर से डेंसर मीडियम जा रहे हैं। ठीक है, रेयर एयर से डेंसर जा रहे हैं तो आपका लाइट थोड़ा सा डेविएट करेगा। ठीक है, तो अब डेविएट करेगा, सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा करेगा, तो ये वायलेट, और सबसे कम करेगा रेड। तो ऐसे सब हम लोग कर लेते हैं, पहले वायलेट सबसे ज्यादा करेगा, वायलेट इंडिगो, VIB, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इनके बारे में तो समझ लेते हैं। भाई वायलेट सबसे ज्यादा आपका डिस्पर्स करता है, और इसका जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होता है, तो कम वेवलेंथ का होता है। और आपका रेड जो है वो डिविएट सबसे कम करता है, उसका जो वेवलेंथ है दैट इज मैक्सिमम, ये काफी बड़ा इसका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इज वेरी लार्ज। ठीक है, एज कंपेयर टू वायलेट। तो ये हमारा पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम
इस तरीके से डिस्पर्जन होता है। ठीक है, अब एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है, हमें पता है कि ये आपका एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, जब अगर एक लाइट ऐसे गिरती है, गिरने के बाद डेंसर टू रेयर हम जानते हैं कि भाई नॉर्मल से दूर जाएगी, तो थोड़ी दूर चली गई नॉर्मल से, और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ाया और एक और रे अगर पास किया तो ये और ऐसे मूव कर जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब इंसिडेंट रे इस पे गिरेगी और ये एक इंसिडेंट रे गिरने के बाद ऐसे पैरेलल हो जाएगी, यानी कि आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका इंसिडेंट एंगल है इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे आपका रिफ्रैक्शन का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और अगर आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से थोड़ा सा ज्यादा हो, ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल से अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा हो तो ये आपका रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, तो आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। कहां पे? इसी डेंसर मीडियम के अंदर आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑप्टिकल केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स में इसका यूज होता है। इसके अलावा डायमंड, डायमंड ऐसा चमकीला आपको दिखता है ना, क्यों दिखता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। डायमंड की कटिंग होती है और कटिंग करने के बाद उनके ऐसे एंगल्स बना देते हैं ताकि लाइट कोई भी इसके अंदर जो है सारी रिफ्लेक्ट करे, जिसके वजह से डायमंड चमकता हुआ नजर आता है हमको आफ्टर कटिंग। तो ये डायमंड हो गया, और ये आपका ऑप्टिकल फाइबर कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब अगर आपसे ये पूछे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि क्रिटिकल एंगल, जो इस क्रिटिकल एंगल है जिससे ज्यादा अगर आपका इंसिडेंट एंगल होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये क्रिटिकल एंगल जो है किसका ज्यादा होगा? रेड का कि वायलेट का? तो ऑब्वियसली रेड का आपका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, इट विल बी हाइयर फॉर रेड। रेड के केस में हाई होगा और बी के केस में जो आईसी होगा दैट विल बी लेस। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर आता है हमारा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हमने पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग में क्या होता है? लाइट आता है और किसी भी एक छोटे से पार्टिकल से टकरा के छोटे आपके वेवलेंथ में ऐसे टूट जाता है कहीं वेव्स में। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। अच्छा, स्कैटरिंग याद रखिए कि ब्लू का हमेशा रेड से ज्यादा होता है, इसीलिए आपका जो सी है वो ब्लू नजर आता है, और इसीलिए आपका स्काई भी ब्लू नजर आता है। अगर हम अंतरिक्ष में चले जाए जहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर ना हो, कोई पार्टिकल नहीं होगा, कोई स्कैटरिंग नहीं होगा, तो आपको स्काई हमेशा ब्लैक दिखेगा। लेकिन अर्थ पे खड़े होकर स्काई को देखेंगे तो आपको स्काई हमेशा ब्लू नजर आएगा, ऑल बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग फेनोमेना। ठीक है, तो एक चीज और है। अब तीसरा क्वेश्चन एक पूछे, अगर सनराइज और सनसेट में आपको स्काई रेड दिखता है, इसका रीजन भी क्या है? सेम रीजन है, स्कैटरिंग का रीजन। ठीक है, स्कैटरिंग का रीजन सेम रीजन है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन, तो ये सब हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है? ग्लास का क्रिटिकल एंगल पूछ चुका है एक बार, तो 42 डिग्रीज आपका याद रखना है। 42 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ। एक और कंसेप्चुअल चीज हमको समझना है, वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का क्या मतलब होता है? अब यहां पे देखिए गाड़ी है, सायरन बजाती हुई आ रही है, और अब ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ एक आदमी यहां पर खड़ा है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कार एक आदमी खड़ा है, और ये जो कार है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट में एक और आदमी खड़ा है। तो दोनों को जो आवाज है अलग अलग सुनाई पड़ेगा। ठीक है, जो व्यक्ति यहां पे खड़ा होगा जिसकी तरफ गाड़ी मूव कर रही है, उसको आप उसकी जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा सुनाई पड़ेगी, या वेवलेंथ कम हो जाएगा, एक ही बात है ना। और जो यहां पे दूर खड़ा है, ये देखिए वेवलेंथ दिखा रहा है, वेवलेंथ बड़ा हो गया, वेवलेंथ बड़ा होने पर फ्रीक्वेंसी हमारी घट जाती है। तो अब हम लोग वेब गियर देखते हैं, VIBGYOR। तो रेड का क्या होता है? रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है। ठीक है, रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है और वायलेट का वेवलेंथ छोटा होता है। तो अगर आपकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और उस पे एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, मतलब एक गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, उस गाड़ी में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो आपका वेव्स वहां से निकल रहे हैं,
तो आपको जो परसीव होगा, वो उसका जो वेवलेंथ होगा, अगर गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो वेवलेंथ हो जाएगा कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आपका, सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू शिफ्ट। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू शिफ्ट, मतलब ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ब्लू की तरफ शिफ्ट होने का मतलब यह है फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ आपका कम हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है तो आपको ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगा, और अगर आपसे दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो आपको रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब एक्चुअली में ये जो कंसेप्ट है डॉपलर इफेक्ट का, ये यूनिवर्स के जैसे कोई स्टार है, हमारा अर्थ है, उस स्टार से लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है उसका जो वेवलेंथ है अगर रेड शिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टार हमसे दूर जा रही है, और अगर ब्लू शिफ्ट कर रहा है तो वो स्टार हमारे पास आ रही है। तो इसी डॉपलर इफेक्ट से हमको पता चलता है कि हमारा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, और यूनिवर्स की और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोगों को इसी डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से पता चलता है। कौन सा स्टार हमसे पास आ रहा है, कौन सा दूर आ रहा है। मोस्टली दूर जाता है, तो दूर जग गया मतलब आपका यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तारा इसलिए हमारा रेगुलर बेसिस पे दूर जाने लगता है, तो रेड शिफ्ट होने लगता है, राइट। तो हमें पता है रेड शिफ्ट कब होता है, जब आपका जो सोर्स है, वेव का जो सोर्स है, वो आपसे दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट, वो आपके पास आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट। बिल्कुल, इसको हमें याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आई। चलो आज का आखिरी टॉपिक करते हैं, ये है हम लोग आंख के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। आंख में देखिए, ये आपका आंख है, दिस इज द आई बॉल, ये आई बॉल है, ठीक है। अब ये जो आई बॉल है, इसके सबसे बाहरी परत जो है, इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। अब ये अलाउ करता है आपका लाइट को एंटर करने के लिए, भाई लाइट एंटर करता है। उसके अंदर आता है प्यूपिल, ठीक है। अब प्यूपिल के अंदर लाइट एंटर करता है और पड़ता है लेंस के ऊपर, और लेंस के ऊपर पड़ने के बाद ये आपका जाता है रेटिना पे पड़ता है, ठीक है, ये आपका रेटिना पे पड़ता है। अब रेटिना पे ही आपका इमेज फॉर्म होता है और वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू आपका ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। तो हमको पता चला कि कॉर्निया क्या होता है, हमको पता चला प्यूपिल क्या होता है, आइरिस क्या होता है। अच्छा, प्यूपिल वो आइरिस पता है ना, ये जो आइरिस है, आइरिस के बीच का जो गैप है ये प्यूपिल है, इसी के थ्रू लाइट एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद ये आप हमारा लेंस पता चल गया, और ये रेटिना जहां पे लाइट पड़ती है। अच्छा, लाइट अगर गलती से इस वाले पॉइंट पे पड़ेगी तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, इसके ऊपर और नीचे आपके रेटिना है, ठीक है। यहाँ पे आपके नर्व्स होंगे जो आपके ब्रेन तक मैसेज कैरी करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका लेंस है, लेंस का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये आपका लेंस है, लेंस में बाहर बाहर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये आपका थोड़ा ज्यादा होता है, अंदर थोड़ा सा कम होता है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, चेंज होता रहता है, बाहर ज्यादा अंदर कम। तो अगर इसका एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेंगे इस लेंस का, तो दैट इज 1.44 के आसपास आपको पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जो खाली एरिया है बीच में, जो खाली एरिया आपका बीच में, इसके अंदर एक फ्लूइड बड़ा होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, AQUEOUS HUMOR, ठीक है, ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर होता है, इसके बीच में भरा होता है आपके प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक्वस ह्यूमर। तो ये सब बात होती है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपका स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा इज द ओपेक व्हाइट मेम्ब्रेन, ये आपके आंख के बाहर एक ओपेक व्हाइट मेम्ब्रेन होता है, जैसे, तो ये व्हाइट मेम्ब्रेन है स्क्लेरा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ओपेक व्हाइट मेम्ब्रेन आउटसाइड द आई। इसमें नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ठीक है, स्क्लेरा याद रखना है कि आपका रेटिनल ओपेक ओपेक व्हाइट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ब्रेल लिपि क्या होती है, तो जो आंख से नहीं देख पाते हैं, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती है, उनको कुछ भी पढ़ने के लिए आपका ब्रेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, BRAILLE, ठीक है। ब्रेल एक लिपि है जिसमें कागज के ऊपर ऐसे डॉट्स बने होते हैं, उभरे होते हैं। तो जो भी आपके देख नहीं पाते हैं, वो उन्हीं को टच करके अपने पढ़ने का काम करते हैं। तो ब्रेल एक प्रकार की लिपि है जिससे ब्लाइंड पीपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने ऑप्टिक्स का मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बाकी हम लोग कल फिजिक्स में जितना ही बचा है कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।